दोस्तों आज आपको म्यूचुअल फंड समझाते हैं और ऐसे समझाते हैं कि जैसे कि आप 15 साल के हैं। एक 15 साल के बच्चे को मैं कैसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता, आज बिल्कुल मैं उस तरीके से म्यूचुअल फंड आपको समझाने वाला हूँ। मतलब मैं तो एकदम मूड में हूँ आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इस वीडियो को बस आप एंड तक देखिएगा सो दैट आपसे कुछ मिस ना हो जाए। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको अभी तक म्यूचुअल फंड्स के बारे में ना पता हो, तो वीडियो को देखिए। 15 साल के बच्चे को भी समझ आएगा और 50 साल के पापा जी को भी समझ आएगा कि ये किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, कैसे आप एसआईपी करते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी, कैसे आपका पैसा ग्रो होगा। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? MS धोनी आके बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। इस इनिंग्स की शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर, थोड़े थोड़े पैसे SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। रोहित शर्मा आके बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। सही है। सचिन तेंदुलकर आके बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में SIP? सारे तो क्रिकेटर्स लगा दिए इन्होंने बोलने के लिए कि म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या सच में सही है? चलो पहले समझते हैं कि है क्या। म्यूचुअल फंड को आप ऐसे समझो कि हमने एक स्कूल में क्लासरूम में हम गए। अब हम क्लासरूम में जाके सब बच्चों को बोलते हैं बेटा आपके पास जो पैसे हैं वो आप एक मैं पॉट लेकर आ रहा हूँ उसमें डाल दो। सब बच्चों ने 10-10 रुपये करके डाल दिए। अब क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 × 10 500 रुपये इकट्ठे हो गए। अब क्लास की एक टीचर है, वो डिसाइड करेगी कि 500 रुपये का क्या करना है। वो 500 रुपये से पार्टी दे सकती है, 500 रुपये से पौधा खरीद सकती है कि बच्चे मिलकर पौधा लगा लें। वो 500 रुपये से जो मर्जी करे, है ना, जो मर्जी करे। यहाँ पर टीचर को डिफाइन करना पड़ेगा कि टीचर को करना क्या है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है। जैसे मैंने आपको बोला एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, तो हमारे देश के अंदर मान लेते हैं 50 लाख लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसमें से 5000 ऐसे लोग हैं जो एक म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड को 5000 लोगों ने चूज किया। अब स्कूल में बच्चों के पास तो सबके पास 10 रुपये थे, बट यहाँ पर किसी के पास 10,000 है, किसी को 20,000 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 500 है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट उन्होंने रख दी 500 रुपये की, कि 500 रुपये से आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। अब किसी के पास 5 लाख है तो वो 5 लाख डाले, किसी के पास 5000 है तो 5000 डाले। अब ये पता कैसे चलेगा किसने कितना डाला वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट फिर उस पैसे का करना क्या है। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है जिसे बोलते हैं फंड मैनेजर। जैसे एक क्लासरूम में मैंने टीचर को खड़ा कर दिया था कि टीचर डिसाइड करेगी कि उस पैसे का क्या करना है, तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है। अब जैसे स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही एक आम इन्वेस्टर से जो फंड मैनेजर होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हम एक स्क्रीनर के ऊपर, आप किसी भी स्क्रीनर पे चले जाइए। अब कोई भी म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आपने ये कोटक फ्लेक्सी कैप फंड पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करेंगे, आपका ये इसके बारे में डिटेल खुल जाएगी। डिटेल के बाद आपको क्या चेक करना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आ गया मैनेजर डिटेल, तो हर फंड का एक मैनेजर होता है। जैसे यहाँ पर आ गया कि ये मैनेजर का नाम है हर्षा उपाध्याय, ये कितना पैसा संभाल रहे हैं, ये आदमी पैसे संभाल रहे हैं 98,662.89 करोड़, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपया ये आदमी मैनेज कर रहा है। कितने सालों का एक्सपीरियंस है? 18 सालों का एक्सपीरियंस है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी लिखी हुई है, इनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है वो भी लिखा हुआ है, कौन कौन से फंड मैनेज करते हैं वो भी लिखे हुए हैं। ये सारी डिटेल आपको मिलती है, ये आपको जाननी ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कंज्यूमर को अपने हक जानने ज़रूरी हैं। तो अगर आज आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो तो अपना म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपको जानना ज़रूरी है कि उस पैसे को मैनेज कौन करेगा। उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि कैसे पता लगेगा कि आपने 500 डाले और किसी ने 5 लाख डाले, तो भाई पता कैसे लगेगा। अब जब एक फंड मैनेजर होता है वो कुछ स्टॉक्स को बाय करता है, तो फंड के पास मान लेते हैं 1 लाख करोड़ है, उसने तो 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आपके उसमें से 500 रुपए थे, तो कैसे पता लगेगा आपके 500 और किसी के 5 लाख हैं। इसके लिए आपको एक NAV मिलती है जिसे बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। जैसे यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू कितनी आ रही है? 96.69 रुपीज़। अब अगर आपने 500 रुपये लगाए हैं, 500 रुपये, तो आपके पास 5 NAVs आ जाएंगी।
किसी ने 5,000 लगाए हैं तो उसके पास उस हिसाब से NAVs आ जाएंगी, तो वहाँ पर 50 NAVs आ जाएंगी। ठीक है, तो ये NAV जो है ये डिफाइन करते हैं किसके पास जितनी उसने उतने पैसे लगाए हैं। तो आप NAV खरीदते हो, NAV को ऐसे समझो, NAV रोज चेंज हो सकती है। जैसे मैं पिछले 1 महीने की दिखाऊं तो आपको ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। किसी दिन 96 पर भी पहुंच जाती है, किसी दिन 98 पे भी पहुंच जाती है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझो जैसे सब्जी मंडी में हम जाते हैं, आम का रेट देखते हैं, कभी आम 100 रुपये किलो होता है, कभी 110 रुपये किलो होता है, कभी 150 रुपये किलो होता है, तो उसका भाव ऊपर नीचे होता रहता है ना। ऊपर नीचे जो हो रहा है ये रियल टाइम डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आम को खरीदने वाले ज़्यादा लोग आ जाएंगे और आम कम होगा, शॉर्टेज रहेगी, तो हो सकता है आम 200 रुपये किलो चला जाए। आप समझ रहे हो। बट अगर आम को खरीदने वाले कम लोग हो जाएंगे तो आम की वैल्यू गिर जाएगी। अब यहाँ पर यह समझना है जो ये NAV है ये बेसिकली पीछे जो फंड हाउस ने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं उनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, प्लस इसके ऊपर भी प्रीमियम हो सकता है, बट वो प्रीमियम साइड कर दो। तो बेसिकली जो पीछे स्टॉक्स है उनके पीछे डिमांड सप्लाई क्या है उससे इस NAV का लेना देना है। तो अगर इसमें रिलायंस का स्टॉक है मान लेते हैं, तो रिलायंस को लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं तो रिलायंस का भाव बढ़ गया, इसका NAV का भाव बढ़ जाएगा। अब इन्होंने कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है ये आपको पोर्टफोलियो पे दिखता है। ये आपको पोर्टफोलियो में एग्जैक्टली स्टॉक्स नहीं दिखेंगे, बट इन्होंने प्राइवेट बैंक्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल्स, इन सब में पैसा लगा रखा है। प्राइवेट बैंक क्या कितना खरीद रखा है ये आपको दिखेगा कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो सेक्टर वाइज वेटेज आपको दिखती है। अब ये होता है म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड के अंदर NAV। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया इससे बोलते हैं एक्टिव फंड, कि इसे एक आदमी मैनेज कर रहा है जो डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ डालना है। ठीक है, वो डिसाइड करता है पैसा कहाँ डालना है। तो अगर आप देखोगे इस फंड ने 5 सालों में जो CAGR दी है वो 12% के हिसाब से दी है, 12.5%। बट इसी तरीके से हम चलते हैं, बैक करते हैं। ठीक है, या मैं स्क्रीनर्स पर जाके दोबारा से एक बार म्यूचुअल फंड्स पर आ जाता हूँ, स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्विटी के अंदर एक स्पेशल, देखो कई सारे मतलब अलग तरीके के फंड हो सकते हैं, थीमेटिक, लार्ज कैप। एक होते हैं इंडेक्स फंड जिसे मैं पैसिव फंड बोलता हूँ। तो एक एक्टिव होता है जिसके बारे में अभी बताया, जिसे एक आदमी मैनेज कर रहा है, तो वो मैनेज कर रहा है, वो डिसीजन लेगा, ये तो हो गया एक्टिवली मैनेज। दूसरा होता है पैसिवली मैनेज। अब पैसिवली मैनेज में अगर आप देखोगे, और यहाँ पर मैं एक फिल्टर ऐड करना चाहता हूँ, CAGR मुझे 5 साल का चाहिए। ठीक है, सो 5 साल का अगर हम CAGR देखें, अब एग्जाम्पल के लिए ये मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स है। अब ये एक इंडेक्स फंड है, ये पैसिव फंड है, इसकी रिटर्न 17% की है। ये कोटक का निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है। तो अभी हमने कोटक का कंपेयर किया था, कोटक का एक दूसरा फंड लेते हैं। हमने पहले फ्लेक्सी कैप की बात करी थी, ये हो गया निफ्टी 50 नेक्स्ट 50, मतलब एक इंडेक्स हो गया। इंडेक्स क्या होता है इसे भी मैं आपको समझाता हूँ। सो अगर आप NSE की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको सिंपली NSE इंडेक्स ऐसे लिख देना गूगल पर, ऐसे वेबसाइट आएगी, पहली वेबसाइट खोल देना। तो अब आपको दिखेगा इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या होते हैं, जैसे निफ्टी 50 है तो एक बास्केट है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, 50 के बाद की जो 50 आती है वो नेक्स्ट 50 हो गया। ऐसे ही ये रहा नेक्स्ट 50। प्राइवेट निफ्टी बैंक मतलब बैंक्स का हमारा एक इंडेक्स हो गया, इसे इंडेक्स बोलते हैं। अब ऐसे देखो निफ्टी के कितने सारे इंडेक्स हैं। ये इंडेक्स क्या होते हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि एक थीम के अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ पे बाइफिकेशन पता लगती है कि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या फिर सेक्टर के अकॉर्डिंग हमने डिफाइन कर रखा है। जैसे ऑटो स्टॉक सारे हम निफ्टी ऑटो में डाल देंगे, FMCG स्टॉक्स हम सारे निफ्टी FMCG में डाल देंगे, IT स्टॉक्स हम निफ्टी IT में डाल देंगे। तो अगर आपने इंडेक्स में पैसा लगा दिया तो सारे स्टॉक्स में पैसा लग गया। अब इसमें फंड मैनेजर को दिमाग ही नहीं लगाना, ये तो हर 6 महीने में एक बार बैलेंसिंग होती है। जैसे निफ्टी 50 है तो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां कौन सी हैं, ये 6 महीने में एक ही बार देखना है। तो इसमें फंड मैनेजर का दिमाग कम लगता है। ठीक है, फंड मैनेजर का दिमाग कम लगता है। तो मैं इसका एक कंपैरिजन देता हूं आपको। अगर आप 5 साल की इसकी रिटर्न देखेंगे तो 13.78% का CAGR दिखा रहा है, जो कि बेटर था हमारे फ्लेक्सी कैप से। मैं एक और खोल देता हूँ, फ्लेक्सी कैप आपको दिखाता हूँ। मैं टाइम जरूर लूंगा बट आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पहले खोला था उसे ही खोल लेते हैं। ये रहा हमारा फ्लेक्सी कैप, वापस आ जाते हैं। सो फ्लेक्सी कैप की रिटर्न थी 12.5%।
इसकी रिटर्न है 13.7%, ज़्यादा है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहां पर आप देखो एक्सपेंस रेशियो क्या है, 0.1%। ये है जहां पर 13.7% की रिटर्न है, और जहां पर 12.5% की रिटर्न है वहां पर 0.6, मतलब 6 गुना ज्यादा पैसा ले रहा है। 6 गुना ज्यादा पैसा। नहीं समझ आया? समझाता हूं। आप SIP करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं 10,000 रुपये महीने की, आपको 15% की रिटर्न मार्केट दे रही है, एग्जाम्पल मान लेते हैं। आपका पैसा 18 सालों में हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है। यहां पर मैं 0.6% की रिटर्न कम कर रहा हूं क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस रेशियो है, तो रिटर्न रह जाएगी 14.4% की। तो 1 करोड़ 10 लाख की जगह हो गया 1 करोड़ 2 लाख। और अगर सिर्फ ये एक्सपेंस रेशियो होता 0.1% तो रिटर्न होती 14.9% की, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 9 लाख रुपए हमारे पास होता। तो ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये एक तरीके की फीस है, फीस, ठीक है, जो हर म्यूचुअल फंड चार्ज करता है। कोई भी फ्री नहीं है, मतलब जीरो फीस किसी भी म्यूचुअल फंड की नहीं है। सस्ती हो सकती है, सस्ती कितनी हो सकती है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इसकी 0.1 है, तो अगर हम बैक करेंगे, ये चीज़ें लोग छुपा के रखते हैं, ठीक है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप ऐसे, मैं स्टार्टिंग से स्क्रीनर पर आता हूँ, ये एक्सपेंस रेशियो पे क्लिक करोगे तो ये 1.3% तक भी है, मतलब टू हाई। और किस में पैसा लगा रहा है? निफ्टी नेक्स्ट 50 में। भैया कोई बेवकूफ़ इंसान भी इसमें पैसे ना लगाए, आप तो पढ़े लिखे हो, ठीक है। जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यही निफ्टी नेक्स्ट 50, सेम रिटर्न आएगी, सेम दिखाता हूँ आपको। इसका म्यूचुअल फंड खोला, भैया 5 साल की इसकी रिटर्न ही 8% की है, जबकि निफ्टी 50 की इसकी रिटर्न 13%, 13.78% का CAGR आ रहा है। तो मैं इसमें पैसा क्यों लगाऊं? ये पैसा खा रहा है, 1.38% का एक्सपेंस रेशियो है। लोग म्यूचुअल फंड में पैसा गंवा रहे हैं दोस्तों, स्कैम है ऐसे म्यूचुअल फंड, मतलब दिस इज अ स्कैम। क्यों स्कैम है? अब आप बोलोगे स्कैम नहीं बोलना चाहिए, बट यार 1.3% जहाँ पे आपका 0.1% पे काम हो रहा है, यार इट इज़ नॉट फेयर यार, मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है। कुछ लोग फीस कमाने के चक्कर में लोगों को इतने महंगे महंगे एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड दिलवा देते हैं, और लोगों को समझ भी नहीं आता उनकी रिटर्न क्यों नहीं बन रही है। तो मिनिमम साइड पर भी आप देखोगे तो ऐसे जैसे 0.07% ये मिनिमम है। अगेन कोटक का ही एक फंड है निफ्टी 50, आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है, इस पर क्लिक करूँगा तो शायद मेंशन हो जाए। इसका एक्सपेंस रेशियो क्लियर नहीं है, बट इससे पहले वाले का जो ऐसे क्लियर है 0.07। अब ये कुछ नहीं होता, दिस इज नेग्लिजिबल। तो अगर आपको निफ्टी 50 में पैसा लगाना है, आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया जिसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.07 है, तो कहाँ 0.07 और कहाँ 1.38। ये फीस जो है ना सबसे सस्ती होती है ETFs में। मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ, ठीक है, तो मुझे कंपैरिजन देने में मज़ा आता है। अब एग्जाम्पल मुझे निफ्टी में ही पैसा लगाना है, ठीक है, तो मैं सिंपली निफ्टी 20 डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने डाला निफ्टी 20। अब इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.04। अभी मैंने आपको दिखाया था 0.07, जो म्यूचुअल फंड में सबसे कम था, उसका भी आधा हो गया, उसका भी आधा हो गया, और पैसा ऑलमोस्ट निफ्टी 50 में जा रहा है। तो मैं क्यों ज़्यादा पैसा दूं? और आप पैसा निफ्टी 50 में लगा रहे हो यार। तो ETF हमेशा सस्ते होते हैं, याद रखना। मैंने ETF के ऊपर कई बार वीडियो बना चुका हूं, बट आज फिर भी म्यूचुअल फंड की बात है। अब ETF भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है, बस ये एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता है, इसलिए इसका नाम होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड भी बता दिया, ETF भी बता दिया, एक्सपेंस रेशियो भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं SIP। भाई ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, लोगों को लगता है SIP सिर्फ म्यूचुअल फंड में होती है, गलत। SIP आप ETF में कर लो। आप मेरी स्क्रीन पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हो, इसमें आपको दिखाया जा रहा है, जैसे मैं आपको एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लेंगे, उसके थ्रू जाके आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाए, आपको निफ्टी 50 के अंदर ये निफ्टी 20 में SIP करनी है। तो ये निफ्टी 20 के अंदर आप जाके भाई 500 रुपये महीने से, 1000 रुपये, 2000 रुपये महीने से SIP शुरू कर सकते हो। और आप डेट डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी डेट पे SIP करनी है। हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते जाएंगे और इन्वेस्ट होते चले जाएंगे। ये कितना बढ़िया चीज़ हो गई। तो SIP ETF में भी होती है। अब SIP का जादू क्या है कि भाई अगर आप SIP करें, मान लेते हैं 1000 रुपये महीने की कोई SIP कर रहा है, अब 1000 रुपये कुछ नहीं होता, और लॉन्ग टर्म में जो मार्केट की एक एवरेज है 15% की रिटर्न मार्केट दे रही है। तो ये अगर हम एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, 18 साल 20 साल,
तो 18 साल में ये पैसा हो जाता है 11 लाख। बट ध्यान रखना, जैसे ही मैं 18 को 20 करूंगा जादू हो जाएगा। जैसे ही मैं 18 को 20 करता हूं, ये 11 लाख रुपए बने थे 18 सालों में, बट 2 साल बढ़ाते ये 15 लाख हो गए। और अगर मैं इसे 25 साल पे ले जाऊंगा तो एकदम से ही जादू हो जाएगा, ये 32 लाख हो जाएंगे। अब ये 1000 थे दोस्तों, अगर ये 10,000 रुपए होते तो ये 3 करोड़ रुपए होते, 3 करोड़ 28 लाख। बट 20 साल में सिर्फ 1.5 करोड़। तो 5 साल में पैसा डबल हो गया। जो 20 साल तक मतलब कंपाउंडिंग चल रही थी, जिससे आपका 10,000 1.5 करोड़ हुआ था, अगर आप 5 साल और बढ़ा देते हो तो ये सीधा 3 करोड़ प्लस हो जाता है। इसे बोलते हैं SIP का जादू, कि SIP अगर आप करते रहते हो तो आपका पैसा बढ़ता रहता है। बट SIP होती क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो फुल फॉर्म हो गई। SIP होती है, जैसे आपने 1000 रुपये से SIP शुरू करनी है। आज मार्केट यहां से शुरू हुई, आपने इस महीने 1000 रुपये लगा दिए, अगले महीने मार्केट ऊपर चली गई, आपके फिर 1000 रुपये लग गए। मार्केट फिर नीचे आ गई, यहाँ पे फिर आपके 1000 रुपये लग गए। मार्केट ऊपर चली गई, फिर 1000 रुपये लग गए। मार्केट नीचे आ गई, फिर 1000 रुपये लग गए। तो ऐसे आपके ऊपर नीचे हर जगह 1,000 रुपये लगते चले गए। ठीक है, हर जगह मार्केट ऊपर थी तब भी लगे, मार्केट नीचे थी तब भी लगे। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? आपको रिटर्न मिल जाएगी। क्यों रिटर्न मिल जाएगी? क्योंकि आपने हर महीने SIP करी। जैसे मैं आपको यहाँ पे ETF दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे SIP पे क्लिक करूंगा, ये देखो, अगर आपने SIP करी होती तो ऐसे 18% की रिटर्न आपकी बनती चली जाती। सो ये सीधा आपको ग्राफ दिख रहा है कि पैसा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट रिटर्न दे रही है। अब इसमें होता क्या है, हर महीने हम एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ये एक साथ पैसे डालने से बेटर है। क्यों? क्योंकि आज आपने पैसा डाला, आपको नहीं पता आपने इस जगह पे पैसा डाला, अगले महीने मार्केट एकदम से नीचे चली गई, हमें पता ही नहीं था। तो हमने क्या किया, एक बार में पैसा न डाल के ऊपर नीचे हर जगह पैसा डाला, तो एवरेज बना ली। दूसरी चीज क्या है, हर किसी के पास इकट्ठा पूंजी नहीं होती, लोग हर महीने कमा रहे हैं, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहते हैं। तो SIP बहुत बढ़िया तरीका है कि हर महीने हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते चले जाएं, पैसा हमारा बढ़ता चला जाए। अब SIP से एक बड़ा जादू हो सकता है क्या? मैंने आपको दिखाई दिया भैया, 10,000 रुपये से भी 3 करोड़ रुपए बन सकते हैं। इससे बड़ा जादू क्या लोगे आप? और ये तो तब तक जब हम 15% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अगर आपने स्मॉल कैप में पैसा लगाया, देखो मैं 15 को 18 करूंगा, जज्बात ही बदल जाएंगे। 3 करोड़ की जगह ये हो जाएगा 5 करोड़ 80 लाख। 3% की ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में जादू कर सकती है। तो इसीलिए ज़्यादा रिटर्न कैसे बनानी है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले चीज़ें समझा देता हूँ। एक होते हैं इक्विटी फंड, दूसरे होते हैं डेट फंड्स। तो जब आप म्यूचुअल फंड्स देख रहे थे, तो म्यूचुअल फंड जब हम देख रहे हैं तो यहां पर देखिए, एक है इक्विटी, एक है डेट। अब ये क्या होता है, जब मैं इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको CAGR थोड़ी बड़ी दिखेगी। जैसे यहां पर एक ताइवान का इक्विटी फंड है, उसने 53% रिटर्न दी है। 53 कभी आपको डेट में नहीं दिखेगी। डेट में मैक्सिमम क्या दिखेगा, 3 साल की रिटर्न। वैसे यहाँ पे कोई आपको दिखा रहा है कि 32, वो उसे आप इग्नोर करो, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे डेट फंड्स है। अब ये डेट फंड्स क्या होते हैं? अब ये 3 साल का CAGR क्या है? रियलिस्टिकली आपको 10%, 9%, 6%, 8% ऐसा कुछ मिलेगा, बट ये फिक्स मिलेगा और मिलता चला जाएगा। जैसे कोई हम यहाँ पर ले लेते हैं, हम एक HSBC का क्रेडिट रिस्क फंड लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई और ले लेते हैं, कोटक का मीडियम टर्म फंड ले लेते हैं, विच इज़ मोर स्टेबल। तो ये डेट फंड है। अब देखो ये सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा। इसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही होगा, नीचे होगा ही नहीं। क्यों? यहां पर अगर आप 1 साल का भी देखोगे तो कुछ ज्यादा ये नीचे नहीं जाता, इसे लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, क्योंकि ये डेट फंड है। अब डेट फंड क्या करते हैं, इक्विटी फंड कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, तो वहां पे रिस्क होता है, कंपनी डूब सकती है, बट भैया अगर वो कंपनी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर गई तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस है। डेट फंड क्या होते हैं, ये पैसा उधार देते हैं, लेंड करते हैं। तो अगर आपने एक डेट फंड की NAV खरीद ली, तो इसमें क्या होगा, आपका पैसा इंटरेस्ट, ब्याज कमाता रहेगा हर दिन, हर महीने, हर घंटे, हर दिन के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे होता है ऊपर। बट क्या ETF भी होते हैं इस तरीके के? मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये इसका CAGR थोड़ा ज़्यादा है, 7.65 है। बट एग्जाम्पल हम लेते हैं लिक्विड केस का, ठीक है। अब ये लिक्विड फंड है बिल्कुल, मतलब अलग अलग तरीके के डेट फंड्स होते हैं। ये एक ETF है। अगर आप इसका ऐसे ग्राफ देखोगे 5 साल का, तो ये बिल्कुल ऐसा सीधा भागता हुआ चला जाएगा।
इसमें बिल्कुल भी डिप है ही नहीं। क्यों? इतनी सीधी लाइन है। क्यों है? क्योंकि ये एक डेट फंड है, इसमें पैसा डालने से हर दिन पैसा ग्रो होता है, बट इसके अंदर क्योंकि रिस्क कम है तो थोड़ी ग्रोथ कम होती है। इक्विटी के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट डेट के अंदर सेफ्टी है। तो आपको करना क्या है, उतना रिस्क लेना है जितना हमारा कंफर्टेबल रेंज में आ रहा है। तो कुछ पैसा इक्विटी में लगाओ, कुछ पैसा डेट में लगाओ। मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे पास थोड़ा पैसा जमा होता है तो मैं डेट फंड खरीद लेता हूँ। जैसे मैंने लिक्विड गैस बताया, मैं ये खरीद लेता हूँ। अब ये खरीद लिया, अब जैसे जैसे मार्केट कभी नीचे आती है, डिप मारती है, हमेशा ऊपर तो जाएगी नहीं, ये ऐसे जाके नीचे भी आएगी। तो ये जब नीचे आती है ना, तो नीचे वाले जोन में मैं डेट से पैसा निकालता हूँ, इक्विटी में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी ने ही रिटर्न देनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड भी होता है, लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, सो जब हम अगर आप सर्च करो कभी भी और आप म्यूचुअल फंड्स को सर्च करो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, उसके अंदर लॉक इन पीरियड हमेशा पूछ लेना। ये आपको बताया नहीं जाएगा और ज़्यादातर स्क्रीनर्स पर दिखेगा भी नहीं, बट जैसे मैंने यहाँ पे जाके अलग से सर्च किया लॉक इन, और अब जाके मैंने डन किया, तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में लॉक इन मिलेगा, बट आपको ऐसे फंड्स कई सारे मिलेंगे जिसमें 5-5 साल का आपको लॉक इन पीरियड मिलेगा, 3-3 साल का लॉक इन पीरियड मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आप अपना पैसा 3 साल 5 साल तक निकाल ही नहीं सकते। पैसा आपने जमा कर दिया, हो गया जमा। तो ज़्यादातर जो रिटायरमेंट फंड्स होते हैं ना, उसमें यही होता है। लोग कह रहे रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा रहे हो ना, नहीं निकाल सकते। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो हो गया लॉक इन पीरियड। ये तो चलो लोगों को समझ आ जाएगा कि लॉक इन नाम की चीज़ है, हम अपना फंड एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स तक नहीं निकाल सकते। बट एक होता है एग्जिट लोड, जो होती है एक तरीके की पेनल्टी, जो ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड में होता है यार। कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें नहीं है, बट ये भी दिखाया नहीं जाता, छुपाया जाता है। चोरी एक तरीके की चोरी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप नीचे जाइए, आप ऐड फिल्टर पे जाके यहाँ पे लिखिएगा एग्जिट लोड। अब ये दिखाएगा रियलिटी। अब कई फंड्स में नहीं एग्जिट लोड, बट भैया 3% का एग्जिट लोड। आप कहोगे पुष्कर भाई ये क्या होता है, एक बार बता दो ना। ये क्या होता है, जैसे आजकल ना लोग ये बोलते हैं SBI का चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड बहुत बढ़िया है, इसमें पैसे डाल दो। ये कोई नहीं बताता उसमें 3% का एग्जिट लोड है। मतलब अगर आपने पैसा डाला, मान लो इस साल मैंने हर महीने 1 लाख रुपए डाला और 11वें महीने मुझे पैसों की जरूरत आ गई, मेरे पैसे हैं, मेरे 11 लाख रुपए जमा हो गए थे, ये 11 लाख रुपए पे ना 3% काट के देंगे आपको। मान लेते 10 महीने में 10 लाख रुपए जमा हो गए आपके, तो ये कहेंगे जी 30,000 रुपए काट के दूंगा आपको। भाई किस बात के 30,000 काटेगा तुम? मार्केट ने रिटर्न नहीं दी पिछले 1 साल में और तुम कह रहे हो कि 30,000 रुपए और काटोगे। ये कहेंगे जी वो लिखा था ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। नहीं आई रिटर्न, नहीं आई। अभी देखो 6 महीने में चल रहा है, बट अगर ऐसा हुआ, कोई ऐसा पीरियड आया कि म्यूचुअल फंड काम नहीं कर रहा, नहीं चल रहा, तब भी वो आपसे 3% की एग्जिट लोड लेंगे। ये लोगों को पता नहीं होता। तो एग्जिट लोड जनरली क्या होता है, इसमें भी इनकी स्कीमें ये हमेशा ही कटता है। आप कहोगे कैसे? आप SIP करते हो, ठीक है। अच्छा, ETF में कोई एग्जिट लोड नहीं होता, वो भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। तो आप बता दो म्यूचुअल फंड बढ़िया है, ETF बढ़िया है? कमेंट्स में बताना। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ ETF बढ़िया है, बट लोग म्यूचुअल फंड जानना चाहते हैं, इसलिए समझा देता हूँ। आप SIP कर रहे हो, आपने आज पैसा डाला, चलो जी 1 साल का इनका टाइम पीरियड होता है एग्जिट लोड, 1 साल के बाद नहीं लगता, किसी किसी में 2 साल के बाद नहीं लगता। तो 1 साल के बाद नहीं लगेगा। मान लिया आज मैंने पैसा डाला 13th मंथ में, जो ये मेरी ये पहली किस्त कटी थी, उस पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बट जो दूसरी किस्त कटी थी, मान लेते हैं वो 12 महीने से पहले ही मैंने निकाल ली, तो इस पे एग्जिट लोड लगेगा, और बाकी की जितनी भी किस्तें थी 12 की 12, उन सब पे एग्जिट लोड लगेगा। सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट पे एग्जिट लोड बचेगा आपका। कोई बात। इसका मतलब ये है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इसका मतलब ये है करो ही मत। उससे बढ़िया इंडेक्स फंड्स। अभी भी कुछ लोग होंगे बोलेंगे म्यूचुअल फंड बढ़िया है, कमीशन बनता है ना, ETF में कोई कमीशन नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे? पैसे कटेंगे तो समझ आ जाएगा। जब आप पैसे निकालोगे ना म्यूचुअल फंड में डालने के बाद, तो समझ आएगा एग्जिट लोड नाम की चीज़ क्या होती है। 1% तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। ये 1% का स्टैंडर्ड है, सभी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं। सब म्यूचुअल फंड वालों की यही कमाई हो रही है, इसीलिए नई स्कीमें फटाफट आती जाती है।
डालो म्यूचुअल फंड में पैसा, क्योंकि लोग पैसा निकालेंगे 1% खा जाएंगे। 1% बहुत होता है भाई, 100 करोड़ पे 1 करोड़ होता है। इनके पास तो 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़ का 1% कितना होता है? कमेंट करके बता देना जरा मुझे। आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, मेरे भी उड़ जाएंगे। आगे लोग ऐसे भी करते ही क्यों हैं फिर? क्योंकि बात आती है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है समझो। मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए आपने डाला डेट फंड में, समझते हैं डेट फंड में कंपाउंडिंग क्या होती है, इक्विटी में समझ आ जाएगा। और मान लेते हैं इस साल मुझे 10% की रिटर्न मिली, तो मेरा पैसा हो गया 1 करोड़ 10 लाख। अब अगले साल भी जब 10% की रिटर्न मिलेगी तो मुझे 10 लाख थोड़ी आएगा, मुझे 11 लाख आएगा, क्योंकि जो पैसा बढ़ा उस पे भी रिटर्न मिलेगी। समझे? नहीं समझे? 1 करोड़ पे 10% 10 लाख, बट 1 करोड़ 10 लाख पे 10% 11 लाख। अब 1 लाख ज्यादा आया। अब ऐसे ही हर साल बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जो मैंने आपको यहां पे मैट्रिक्स समझाई कि भैया 10,000 रुपए से बंदा 18 साल, मान लो 15 साल तक 18% की रिटर्न ले ली हमने स्मॉल कैप की, ठीक है, तो 91 लाख पे पहुंचा। बट यहां पर जैसे ही मैं 20 साल कर रहा हूं 91 के 2 करोड़ 34 लाख हो गए, और 5 साल और बढ़ाए, मतलब यहां तक तो 20 साल लग गए थे। आपका बच्चा 20 साल का हो गया था और पैसे जमा हो गए आपके 2 करोड़ 34 लाख रुपए। बट जैसे ही बच्चा 25 साल का हो गया, आपने अभी नहीं निकाले, तो सिर्फ 5 साल और रुकने पर यह पैसा हो गया 5 करोड़ 82 लाख। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग के बाद हमें समझना होता है CAGR क्या होता है। ये हर जगह लिखा होता है, पर एनम की रिटर्न क्या होगी। जब भी हम कुछ भी खोलते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड हम कोई भी खोलते हैं, यहाँ पे CAGR लिखा होता है। ये क्या होता है? सो CAGR का मतलब होता है कि आप पूरी रिटर्न नहीं देख रहे कि पैसा डबल हो गया तो 100% रिटर्न हो गया। मैं आपको इन्वेस्टिंग प्रो से समझाता हूँ। सो एग्जाम्पल, मैं इन्वेस्टिंग प्रो पे गया, ठीक है, इन्वेस्टिंग प्रो पर प्रोपिक्स AI आपको दिखता है, तो ये AI स्ट्रैटेजीज दे रहा है। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 5 साल में निफ्टी ने रिटर्न दी 54% की, बट इनकी स्ट्रैटेजी ने रिटर्न दी 400% की। आप कहोगे सारी बातें छोड़ो, पहले बताओ 400% की रिटर्न कैसे आई? जायज क्वेश्चन है। अभी मैं कुछ और समझा रहा हूं, फिर ये भी समझा दूंगा। यहां पर देखो क्या है कि 400% की रिटर्न तो 5 साल की है, बट हर साल की कितनी हुई? एनुअलाइज रिटर्न हुई 38.6% की। तो 38.6% की रिटर्न आई, फिर अगले साल उसके ऊपर 38.6% की रिटर्न आई, ऐसे करके 400% की रिटर्न बनी है। इसे जानना जरूरी होता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो, क्योंकि इससे आप फंड को कंपेयर करते हो। जैसे हम यहाँ पे फंड्स देख रहे हैं ना, ये हम फंड्स कंपेयर करते हैं, भाई इसने 22 दिया, इसने 9 दिया, इसने 10 दिया, इसने 16 दिया, अच्छा 22 वाला बढ़िया है। समझ रहे हो? ओके, सो इससे हमें कंपेयर करना आसान होता है। अब आपका वही सवाल आएगा, भैया कि ये 5-10% छोड़ो या 400% बताओ, क्योंकि जल्दी पैसा कमाना है। तो दोस्तों, एक तरफ तो म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड का मतलब हो गया बास्केट ऑफ स्टॉक्स। तो म्यूचुअल फंड में भी स्टॉक्स ही खरीदते हैं। अब निफ्टी 50 क्या है? ये भी एक तरीके का बास्केट ही है, क्योंकि इसमें 50 स्टॉक्स है। मैं कह रहा हूं 50 में इन्वेस्ट मत करो, आप टॉप 20 में करो। 50 की जगह 20, तो अभी भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। म्यूचुअल फंड का बेनिफिट है, बट ना एग्जिट लोड है, कोई एग्जिट लोड नहीं है, कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है, आप सीधा स्टॉक खरीद रहे हो तो सस्ता पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ 50 में से जो 20 स्टॉक्स भाग रहे हो उनमें पैसा लगा रहे हो। आपको कैसे पता लगेगा कौन से स्टॉक खरीदने हैं? तो यहां पर आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो पूरा पोर्टफोलियो दिख जाएगा कि इन स्टॉक्स को खरीद लो। अब आप कहोगे खरीद के क्या हमेशा बैठे रहना है? आंसर है नहीं। हर महीने की 1 तारीख को ये बताएगा कि कौन से स्टॉक्स को आपको खरीदना है, और जो आपने खरीदे हुए स्टॉक्स हैं उनमें से कौन कौन से स्टॉक्स को निकाल देना है। जैसे कोई स्टॉक को इन्होंने बोला 42% की रिटर्न दे चुका था कि भैया अब इसे निकाल दो, अब इसमें एक स्ट्रॉन्ग रन आ चुका है, वैल्यूएशन खिंच चुकी है, ग्रोथ अब कूलिंग हो रही है, कूल डाउन हो रहा है। तो ये बताएगा कि क्यों निकालना है, और हर स्टॉक के पीछे पूरी रिसर्च मिलेगी। क्लिक करोगे तो पूरी रिसर्च पढ़ सकते हो कि भाई क्यों इस स्टॉक को खरीदना है, क्यों नहीं खरीदना है। एवरी स्टॉक के पीछे पूरी एनालिसिस है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। हर महीने जैसे जुलाई में, जून में इन्होंने बताया था, जून में कौन से स्टॉक्स बताए थे ये भी आपको पता लग जाएगा। उससे पहले कौन से स्टॉक्स बताए थे, किसी भी महीने पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। डेट के साथ 1 तारीख की डेट है तो चेक कर सकते हो प्राइस क्या ये वही था, उस दिन का प्राइस पे ऐड किया गया। तो ये 1 तारीख को आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन से स्टॉक्स को निकाल देना है। आप कहोगे फिर कब शुरू करना चाहिए कि 1 तारीख को सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? नहीं, आप जिस दिन वीडियो देख रहे हो उसी दिन आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अच्छा, इसका सब्सक्रिप्शन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्वेस्टिंग प्रो पर आपको 60% का ऑफ ऑलरेडी मिल रहा है।
इनके दो प्लान्स हैं, प्रो और प्रो प्लस। मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, डीमेट अकाउंट के नीचे ही। तो वहां पर अगर आप क्लिक करोगे उस लिंक पे तो आपको 15% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो अगर 60 मिल रहा है तो 75% का ऑफ मिल जाएगा। एक प्रोमो कोड भी दे रहा हूं, इसे भी यूज कर सकते हो, इससे आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। तो प्रो के अंदर आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी मिलती है, ये निफ्टी वाली जो मैंने भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस बताया था। और जो प्रो प्लस है उसके अंदर आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रैटेजी मिल जाती है। तो अगर आपका स्मॉल कैप मिड कैप में भी इंटरेस्ट है तो फिर आप प्रो प्लस लेना, अदरवाइज आप प्रो भी ले सकते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी के जो बेनिफिट्स हैं वो तो आप पढ़ ही लेना, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो ये जो इन्वेस्टिंग प्रो का सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगता है वो ये है कि ये बता देता है कि पैसे लगाने कहाँ हैं, कौन से स्टॉक्स में लगाने। अगर आप 5 मिनट निकाल सकते हो महीने के, तो 5 मिनट में आप स्टॉक्स को जिन्हें ऐड करना उन्हें ऐड कर लोगे, आपको जिन्हें निकालना निकाल दोगे और आप खुद के फंड मैनेजर बन जाओगे। किसी को फीस नहीं देनी, फ्री, आप अपने पोर्टफोलियो में काम कर रहे हो। और जब पैसा बढ़ेगा ना तो आपको समझ आएगा कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये तो थी लार्ज कैप की रिटर्न, स्मॉल कैप की रिटर्न है भैया 1100% की 5 सालों की। इसका CAGR आ रहा है 52%। मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर आपका यहाँ पे 18% हम ले रहे थे तो इतना बन रहा था 5-5 करोड़। ये मतलब अनरियलिस्टिक सा लगेगा आपको, बट कौन 25 साल तक ऐसे करने वाला है। ये क्या नंबर बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5,000 करोड़ हो गया। बट 25 साल के बाद 5,000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज मतलब नंबर्स बड़े बड़े लगते हैं, मैं नहीं कहता इतना होगा, इसका आधा भी हो जाएगा तो भी बहुत है। मतलब 25% की भी रिटर्न आ जाएगी तो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23 करोड़ रुपए तो बन सकता है। और ये मैं तब देख रहा हूँ जब 10,000 रुपये हर महीने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट आपको होगा इसमें SIP कैसे होगी? देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डीमेट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। मैं आपको एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। उसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, स्टॉक्स खरीद पाओगे, ट्रेडिंग भी कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लिमिटेड टाइम ऑफर है। जब आप डीमेट अकाउंट खुलवाओगे, जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उस लिंक से, तो आपको रेफरल सेक्शन में देखेगा 1,500 रुपये पर रेफरल मिल रहा है। बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आज ही अपना अकाउंट ओपन कर लेना और रेफरल सेक्शन में जाके अपना जो वहाँ पे लिंक आएगा वो व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों का शेयर करना। 1,500 रुपये पर रेफरल मिल रहा है और फ्री में अकाउंट खुल रहा है। 10 लोगों को रेफर कर दिया तो आप 15,000 रुपये कमा सकते हो। तो ये बढ़िया ऑफर है। सो आपने एक बार डीमेट अकाउंट खोला, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर स्टॉक्स बताए गए हैं, इन्हें खरीद लिया। तो मैंने क्या बोला, ये जरूरी नहीं कि महीने की 1 तारीख आने से आसपास ही आप इसे सब्सक्राइब करें। आपको पता लगे ये स्टॉक्स मुझे खरीदने हैं, आपने आज ही खरीद लिया, तो इस महीने की भी अगर स्टॉक्स की कोई रैली आनी होगी तो वो भी तो आएगी आपके पोर्टफोलियो में, वो भी तो रिटर्न बनेगी। फिर 1 तारीख को जाके आपको देखना है कि इनमें से मुझे कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड करने हैं और ये AI क्या बोल रहा है कि कौन कौन से स्टॉक्स को मुझे निकालना है, कौन कौन से स्टॉक्स को मुझे रखना है, ऐड करना है। पता लग गया, पोर्टफोलियो बन गया। अब ये हर महीने करते चले जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर ही नहीं रहे। SIP की रिटर्न नहीं बन रही क्योंकि निफ्टी ठंडी बढ़ी हुई है। तो निफ्टी की 1 साल की रिटर्न -4.4% की है। तो लोग थोड़े से ना निराश हैं कि यार रिटर्न नहीं बन रही है। बट रिटर्न बन सकती थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। ये स्ट्रैटेजी ना भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस, ठीक है, 1 साल की बात करते हैं। निफ्टी है -5.8%, इसने जो डेट ली है उस डेट के हिसाब से, और इसी की डेट के हिसाब से इनकी जो स्ट्रैटेजी है 11% ऊपर है जब निफ्टी घुसी पड़ी है। निफ्टी रिटर्न नहीं दे रहा बट इनकी स्ट्रैटेजी रिटर्न दे रही है, और वो भी FD से ऑलमोस्ट डबल। तो अब आप सोचो कि आपको क्या करना है। देखो, मैंने आपको इस वीडियो में म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, SIP कैसे करनी है, सब बताया। उसके लिए आप SIP कैसे कर सकते हो, डीमेट अकाउंट के अंदर आपको स्क्रीन पर एडिटर दिखाई रहे हैं। आप कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर सकते हो, 1,000, 2,000, 5,000 जो भी आपको करना है। दूसरा, मैंने आपको ETF बता दिया कि म्यूचुअल फंड से बढ़िया है ETF, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर रियल टाइम ट्रैकिंग होती नहीं है। एक चीज़ और बता दूं, इसमें क्लोजिंग का भाव मिलता है आपको। ये बड़ा, मतलब एक और वीडियो बना दूंगा उस पर समझ लेना। क्लोजिंग का भाव आप समझ लो कि 3 बजे का जो भाव होगा वो मिलेगा। अब 3 बजे तक मार्केट बढ़ चुकी है तो बढ़ा हुआ भाव मिलेगा अगर आपने उसी दिन पैसा लगाया। तो होता क्या है, ETF में रियल टाइम का भाव होता है, जैसे स्टॉक्स में होता है कि रियल टाइम मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है 100 रुपये का शेयर है तो मैं 100 में खरीद रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 3 बजे तक शेयर भागता चला गया, 105 का हो गया तो मैं 105 पे खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड में आपकी मजबूरी होती है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। वो फंड मैनेजर कहेगा भैया मैंने तो 3 बजे खरीदा था, चाहे उसने 1 बजे खरीदा हो। तो ये भी बीच में ना एक घपला सा लगता है मुझे। सो म्यूचुअल फंड से फार बेटर है ETF, और ETF से बेटर है स्टॉक्स इन्वेस्टिंग। जो आपको करना है आप करो, बट मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कर सकते हो। इन्वेस्टिंग प्रो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है, और फ्री में जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल ही सकते हैं।
फाइनली मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने आपको सब कुछ समझाया म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में क्या समझ आया? एक्सपेंस रेशियो क्या होता है डिटेल में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका आंसर सबसे इलैबोरेटिव होगा उन्हें हमारी तरफ से हमारी बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एज अ गिव अवे में मिलेगी। सो आप जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।